आधी रात का समय था। तीन बहनें अपने घर के अंदर गहरी नींद में सो रही होती है कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और ज्वेंसा की आंखें खुल जाती है और वो घबरा के उठ बैठती है। उसके सामने एक इंसान खड़ा था जिसे देख ज्वेंसा के होश उड़ जाते हैं। तुम कौन हो? कौन हो तुम? अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। अब वही होगा जिसका मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था। नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से, वरना मेरी दोनों बहनें जाग जाएगी और वे तुम्हें छोड़ेगी नहीं। यह तो वक्त ही बताएगा कि किसके साथ क्या होगा। फिर व्योम रहस्यमय मंत्र पढ़ने लगता है। तभी एक तेज रोशनी होती है और जमीन के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार बन जाती है। उस दरार के अंदर व्योम और ज्वेंसा समाने लगते हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे। दीदी बचाओ, मुझे बचाओ दीदी। ज्वेंसा की आवाज से पास सो रही एल्सा की आंखें खुल जाती है। तभी उसकी नजर जमीन के उसी दरार पर पड़ती है। ये क्या? ज्वेंसा कहाँ है? और ये जमीन पर इतनी बड़ी दरार कैसी? ये क्या हो रहा है? अरे उठो दीदी, दीदी जल्दी उठो। क्या हो गया एल्सा? तुम तो मुझे रात को ढंग से सोने भी नहीं देती हो। अब क्या हुआ? दीदी, हमारी बहन ज्वेंसा जमीन के अंदर चली गई है। वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एल्सा, तुम ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। दीदी, मैं सच कह रही हूँ। वहाँ देखो, जमीन पर कितनी बड़ी दरार है। रूहानी जैसे ही उस तरफ देखती है, वहाँ कोई दरार नहीं होती। ये तुम क्या कह रही हो एल्सा? यहाँ तो कोई दरार नहीं है और ज्वेंसा शायद बाहर गई होगी किसी काम से। तुम फालतू चिंता कर रही हो। नहीं दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी बातों पर यकीन करो, हमारी बहन इसी जमीन के अंदर समा गई है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर अगर वो घर में नहीं है तो हमें अपनी बहन को ढूंढना होगा। ठीक है, चलो हम बाहर देखते हैं। फिर दोनों बहनें रात में ही ज्वेंसा को ढूंढने लगती है, पर वो कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही सुबह हो जाती है। उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो गया तुम दोनों बहनों को? अरे पूरी रात क्या तमाशा लगा रखा है? काका, कोई राक्षस मेरी बहन ज्वेंसा को उठा ले गया है। वो जमीन के अंदर मेरी बहन को लेकर चला गया। अरे तुम यह कैसी अजीब बातें कर रही हो? अब भला कोई राक्षस किसी को जमीन के अंदर कैसे ले जा सकता है? हाँ, यह बिल्कुल सच कह रहे हैं। भला जिंदा इंसान जमीन के अंदर कैसे समा सकता है? अरे लगता है तुम दोनों बहनों का दिमाग खराब हो गया है। फिर सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। देखो एल्सा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम हमारी बहन ज्वेंसा के बारे में कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोलोगी। चिंता मत करो, चलो हम दोनों मिलकर उसे खोजते हैं। एल्सा और रूहानी दोनों परेशान होकर गांव की दूसरी तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक तेज रोशनी के साथ व्योम और ज्वेंसा की जादुई महामाया नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ सोने चांदी के पेड़ पौधे, घास, आलीशान महल और घर, सब कुछ सोने के बने होते हैं। ये क्या है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये कौन सी दुनिया है जहाँ सब कुछ सोने का है? मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे अपनी दोनों बहनों के पास जाना है। अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकती। तुम्हें जिस खास मकसद से यहाँ लाया गया है, उसे पूरा किए बिना तुम्हारा यहाँ से जाना नामुमकिन है। फिर व्योम ज्वेंसा को लेकर एक बड़े से राजमहल के अंदर आता है, जहाँ सिंहासन पर महारानी मोहिनी बैठी मुस्कुरा रही होती है। आओ व्योम, आओ, आखिर तुम आ ही गए। महारानी, यह देखिए, आपने जिसे लाने के लिए कहा था, मैं बिल्कुल उसी लड़की को आपके सामने लेकर आया हूँ। इतने वर्षों से जो मैंने सोचा था, वही मेरी तमन्ना अब जाकर पूरी होगी।
व्योम, इसे ले जाकर हमारे उस विशेष कक्ष में बंद कर दो। वक्त आने पर इसके साथ वही किया जाएगा जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी महारानी। फिर व्योम तुरंत ज्वेंसा का हाथ पकड़कर उसे उस विशेष कक्ष की तरफ लेकर जाने लगता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। पर कोई उसकी एक नहीं सुनता। व्योम उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। दीदी, आप लोग कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे यहाँ से ले चलो। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। वही दूसरी तरफ दोनों बहनें पूरे गांव में चप्पा चप्पा छान मारती है, पर उन्हें ज्वेंसा कहीं नहीं मिलती। दीदी, हमने पूरे गांव का कोना कोना ढूंढ लिया, पर हमारी बहन का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं हमारी बहन कहाँ होगी और किस हालत में होगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तभी एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी हो जाती है। तुम्हें अपनी बहन के पास जाना है ना? मैं तुम्हें तुम्हारी बहन तक पहुंचाने का रास्ता बता सकती हूँ। क्या सच में? हाँ काकी, मैं अपनी बहन के पास जाना चाहती हूँ। तुम दोनों मेरे पीछे पीछे चली आओ। एल्सा और रूहानी उस बूढ़ी औरत के पीछे जाने लगती है और घने जंगलों के बीच आ जाती है। ये क्या काकी, यहाँ तो आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी बूढ़ी औरत अपनी आंखें बंद करती है और एक तेज रोशनी के साथ एक सुनहरा दरवाजा प्रकट हो जाता है। अब तुम दोनों बहनें बिना डरे इस दरवाजे के अंदर चली जाओ, फिर तुम सही सलामत अपनी बहन के पास पहुंच जाओगी। ये दरवाजा तो बहुत डरावना और खतरनाक लग रहा है। मुझे इसके अंदर जाने से डर लग रहा है। तुम्हारी बहन जो गायब हुई है ना, वो भी कोई साधारण तरीके से गायब नहीं हुई है। अब देर मत करो, जाओ। फिर दोनों बहनें डरते डरते उस सुनहरे दरवाजे के अंदर कदम रख देती है। उनके जाते ही वो दरवाजा एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाता है। आखिरकार ये दोनों मेरे जाल में फंस ही गई। तुम लोग जिस रास्ते पर जा रही हो, वो रास्ता तुम दोनों को निगल जाएगा। अब तुम अपनी बहन से दोबारा बहन बनकर नहीं, बल्कि जहानी दुश्मन बनकर मिलोगी। फिर बूढ़ी औरत हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ सुनहरे दरवाजे को पार करते ही रूहानी और एल्सा की आंखें महामाया नगरी के सोने की खूबसूरती को देखकर चौंधिया जाती है। रूहानी दीदी, ये देखो, अरे ये तो सोने का भंडार है। ये तो पूरी नगरी ही सोने की बनी हुई है। सच में एल्सा, बचपन में जो रामदीन काका हम सबको कहानी सुनाया करते थे कि सोने का भी एक अलग दुनिया होती है, आज अपनी आंखों से देख लिया कि ये सचमुच सोने की दुनिया है। फिर दोनों जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी दमन नाम सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो? मैं इस महामाया नगरी का एक निवासी हूँ। तुम दोनों हमारी दुनिया की नहीं लग रही हो। यहाँ क्यों आई हो? मैं अपनी बहन जेवसा को ढूंढने आई हूँ। मेरी बहन कहीं गायब हो गई है और मुझे पूरा यकीन है कि वो यही होगी। अरे तब तो तुम अपनी बहन को भूल जाओ, क्योंकि जो भी इस महानगरी में एक बार कदम रखता है वह कभी वापस नहीं जाता। इसे इकट्ठा करो, सोने का घर बनाओ और ऐशो आराम की जिंदगी जियो। हमारे लिए हमारी बहन का रिश्ता इस धन दौलत से बहुत बढ़कर है। चलो दीदी, आगे चलते हैं। फिर दोनों बहनें आगे बढ़ जाती है। तभी दमन एक तेज रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। वही दूसरी तरफ ज्वेंसा परेशान होकर बैठी रहती है। तभी दमन उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। ज्वेंसा, मैंने कहा था ना कि बहुत जल्द तुम यहाँ से आजाद होने वाली हो।
क्या क्या सच में तुमने कहा था कि अगर मेरी बहनें मुझे ढूंढते हुए आ जाएगी तो तुम मुझे बता दोगे? हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने अभी अभी तुम्हारी बहनों के लालच की परीक्षा ली थी। वे सिर्फ तुम्हें ढूंढना चाहती हैं। आखिरकार मुझे मेरी बहनें मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। वो दूसरी तरफ एल्सा और रूहानी कई घंटे पैदल चलने के बाद एक बहुत बड़े सोने के महल के पास पहुंच जाती है। दीदी, हमने तो पूरे राज्य में घूमकर देख लिया। हर तरफ सब छोटे और साधारण से घर लगे। बस एक यही सबसे बड़ा राजमहल है। इसका मतलब इस दुनिया की जो भी महारानी होगी वो इस राजमहल में रहती होगी। हाँ, और अभी देखो यहाँ बहुत सारे पहरेदार तैनात हैं। शाम होते ही हम किसी तरह इसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढेंगे। फिर जैसे ही रात का अंधेरा घिरता है, वे महल के पीछे वाले दरवाजे से चुपके से अंदर घुस जाती है। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रूहानी दीदी, ये तो हमारी बहन ज्वेंसा की ही आवाज है। हाँ एल्सा, तुम ठीक कह रही हो, ये ज्वेंसा की ही आवाज है। चलो चलो जल्दी से उस तरफ चलते हैं। एल्सा और रूहानी उस आवाज का पीछा करते करते कमरे के अंदर पहुंच जाती है। मुझे पूरा यकीन था कि दीदी आप दोनों मुझे बचाने यहाँ जरूर आओगी। हाँ, हमें तो तुम्हें किसी भी हाल में बचा ही लेते। इतना कहते ही एल्सा अचानक रूहानी के नजदीक जाती है और रूहानी के गले में चमक रहा एक सफेद लॉकेट निकाल लेती है। ये क्या एल्सा दीदी, आपने रूहानी दीदी के गले से वो लॉकेट क्यों छीन लिया? ज्वेंसा, तुमने क्या सोचा था कि हम यहाँ सचमुच तुम्हें इस कैद से बचाने आए हैं? बिल्कुल सही कहा एल्सा। अरे हम तो बस इस जादुई लॉकेट के लिए यहाँ आए थे। ये आप दोनों कैसी बातें कर रही है? अरे ज्वेंसा, ये लॉकेट कोई साधारण लॉकेट नहीं है। इसके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकती थी। इसीलिए हम इसे तुमसे छीनने आए हैं ताकि तुम हमेशा के लिए यही कैद रह जाओ और हमारी दुनिया में कभी वापस ना आ सको। हाँ, अब उस धरती लोक की दुनिया में जो भी धन दौलत और जमीन जायदाद है वो सिर्फ हमारी हो जाएगी। हमने योम से एक रात पहले ही सौदा किया था। बिल्कुल, अब तो बस उस दिन सोने का नाटक कर रहे थे। अगर मैं सुबह गांव वालों के सामने चीखती चिल्लाने का नाटक नहीं करती तो गांव वालों को कैसे यकीन होता कि हमें तुम्हारे गुम होने का बहुत दुख है। आप दोनों ऐसा कर सकती है दीदी, मैं तो आप दोनों से इतना प्रेम करती थी। चलो एल्सा, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, यहाँ से निकलना चाहिए। एल्सा और रूहानी उस लॉकेट को लेकर हंसते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। तभी दमन उस कमरे में आता है। वे दोनों बहनें तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है जुएसा? मैंने अपनी बहनों के बारे में क्या सोचा था दमन, और उन्होंने मेरे साथ क्या किया? देखो जुएसा, मैं इस महामाया नगरी की एक अदृश्य शक्ति हूँ। इस पूरी सोने की नगरी में सिर्फ तुम ही एक सच्चे दिल की इंसान हो। इसी वजह से मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हें इस तरह कमजोर होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद करूँगा। आज रात के दूसरे पहर इस माया नगरी की शक्ति कुछ देर के लिए कम हो जाती है। उस वक्त महल का एक गुप्त दरवाजा खुलता है। तुम वहां से चुपचाप निकल जाना और अपनी उन धोखेबाज बहनों से अपना बदला लेना। जो अपना था वो पराया हो गया, और जो पराया है वो आज भी मुझे अपना सा लग रहा है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी दोस्त। फिर आधी रात होते ही जैसे ही महामाया नगरी में अंधेरा छाने लगता है, ज्वेंसा चोरी छिपे कमरे से बाहर निकल पड़ती है। वो महल के उस गुप्त दरवाजे से होते हुए वापस धरती लोक पर आ जाती है। अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ? मुझे सुबह होने तक कहीं छुप कर रहना होगा, नहीं तो वे लोग
मुझे फिर से ढूंढकर वापस उसी दुनिया में ले जाएंगे। फिर वो दौड़कर गांव के एक घर के पास पहुंचती है और दरवाजा पीटने लगती है। अरे ज्वेनसा बेटी, तुम इतने दिनों से कहाँ चली गई थी? तुम्हारी दोनों बहनें कितनी परेशान थी और सब जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम यहाँ हो? काकी, मैं आपको इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकती। बस मुझे आज रात के लिए अपने घर में छुपा लीजिए। हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुमने भी तो मुसीबत में कई बार मेरी मदद की है। मैं तुम्हारे लिए इतना क्यों नहीं करूँगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। आज तुम्हारे चाचा भी घर पर नहीं है। कमला ज्वेनसा को लेकर घर के अंदर चली जाती है और ज्वेनसा एक सुरक्षित कोने में छिप जाती है। रात बीत जाती है और सुबह होते ही जैसे ही ज्वेनसा घर के आंगन में आ जाती है। ये क्या? कमला काकी, कहाँ हो आप? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए और अपनी दोनों बहनों से भी अपने सवालों का जवाब मांगना चाहिए। फिर जैसे ही घर से बाहर सड़क पर आती है, पूरे गांव में एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा होता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है। ये क्या? ये सब सामान ऐसे क्यों बिखरा पड़ा है? किसकी साइकिल, किसी की चप्पल, किसी के घर का सामान, ये सब तो ऐसे बिखरा हुआ है जैसे कोई कहीं जा रहा हो और अचानक वहीं से गायब हो गया हो। तभी देखते ही देखते ज्वेनसा के सामने अचानक आसपास के घर भी हवा में गायब होने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरी जमीन घूमने लगती है और ज्वेनसा भी एक तेज रोशनी के साथ वहां से ओझल हो जाती है और वापस महामाया नगरी के राजमहल के अंदर पहुंच जाती है। ये क्या? मैं यहाँ वापस कैसे आ गई? मैं तो अभी अभी अपने गांव में खड़ी थी। ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि अब वो तुम्हारा गांव नहीं रहा ज्वेनसा। तुम्हारा पूरा गांव अब इसी महामाया नगरी में कैद हो चुका है। तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ से भाग जाओगी? तुम फिर कभी वापस नहीं आ पाओगी। अरे जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे, तुम कभी यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे दो, पर मेरे गांव वालों और कमला काकी को छोड़ दो। तभी इतने में पीछे से एल्सा और रूहानी भागते हुए वहां आती है। आखिर तुमने यहाँ हमें क्यों बुलाया? हमें तो तुम्हारा ही साथ दे रहे थे ना? हाँ, फिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? नहीं, तुम्हें भी अब यहाँ कैद होकर ही रहना होगा, क्योंकि तुम भी उसी गांव की सदस्य हो और उसके बदले तो अब तुम्हें भी यहीं रहना है। अब जाओ यहाँ से। फिर एल्सा और रूहानी रोते हुए अपना सर झुकाकर वहाँ से जाने लगती है। दीदी रुक जाओ, दीदी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। लेकिन एल्सा और रूहानी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। अब तुम्हें ही हमारा ये रहस्य सुलझाना होगा ज्वेनसा। फिर मोहिनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्वेनसा बहुत परेशान रहती है। एक दिन वो दुखी मन से जैसे ही महल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसे महल के कोने में महारानी मोहिनी बैठकर फूट फूट कर रोती हुई दिखाई देती है। जो औरत इतनी कड़क दिखती है और इतने सारे लोगों को तकलीफ दे रही है, आखिर उसे ऐसी क्या तकलीफ हो सकती है जो वो इस तरह रो रही है? चलो मैं चलकर देखती हूँ। ज्वेनसा आगे बढ़कर महारानी मोहिनी के सामने खड़ी हो जाती है। महारानी, आपने तो हम सबको यहाँ कैद करके रखा है और इतने सारे निर्दोष लोगों को नर्क जैसा जीवन दे रखा है। फिर भला आपको ऐसा क्या दुख है जो आप इस तरह रो रही है? जैसा दिखता है ज्वेनसा वैसा होता नहीं है। तुम्हें सच जानना है ना? अब वक्त आ गया है तो सुनो। ये उस समय की बात है जब मैं अपनी घोर तपस्या से इस महामाया नगरी का निर्माण कर रही थी। सुबह का समय है। युवा मोहिनी एक बहुत बड़े वृक्ष के सामने बैठकर पत्तों से एक छोटा सा महल बना रही होती है। बस बहुत हो गया, पूरे 50 वर्ष लगा दिए मैंने इस पत्तों के महल को बनाने में। अगर एक पत्ता लगाती हूँ तो दूसरा पत्ता गिर पड़ता है। अगर ये पत्तों का महल आज
पूरा बन जाता तो मेरी महामाया नगरी का निर्माण भी पूरा हो जाता। लेकिन लगता नहीं कि ईश्वर मेरी इस कठोर पूजा के बाद भी खुश होंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी महामाया नगरी। फिर मोहिनी गुस्से में अपने ही हाथों से उस पत्तों के महल को तोड़ देती है। तभी अचानक आकाश से एक रहस्यमयी भारी आवाज गूंजती है। मूर्ख औरत, तुमने मेरे 50 वर्ष लगा दिए इस महामाया नगरी को बनाने के लिए, और आज ही रात के चंद्रमा की रोशनी जैसे ही तुम्हारे इस पत्तों वाले महल पर पड़ती, यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशाल महामाया नगरी में बदल जाता। लेकिन अब तुमने इसे अपवित्र कर दिया है और क्रोध में आकर अपनी 50 वर्षों की मेहनत पर खुद पानी फेर दिया। अब यह एक श्रापित महामाया नगरी बनेगी और तुम जीवन भर इस श्रापित नगरी की बंदी बनकर रहोगी। मुझे माफ कर दीजिए ईश्वर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सब्र नहीं कर पाई। यही तो बात है मोहिनी, कि किसी भी कठिन तपस्या की आखिरी पल में इंसान की परीक्षा ली जाती है और तुम उस परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गई। अब तुम्हें अपने इस पाप के प्रायश्चित के लिए हर 20 वर्ष में एक ऐसी वारिस को ढूंढना होगा जो इस महामाया नगरी को खुशी से स्वीकार करे। उसे अपना पूरा जीवन इस नगरी की सेवा में देना होगा। आज से तुम्हारा यह कठिन समय शुरू होता है। वो रहस्यमयी आवाज अचानक गायब हो जाती है और वो टूटा हुआ पत्तों का महल एक बड़े से सुनहरे दरवाजे में बदल जाता है। अब क्या करूं? मुझे इस दरवाजे के अंदर तो जाना ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी इस नगरी के लिए एक नया वारिस ढूंढना ही होगा। आखिर मेरी तो कोई औलाद भी नहीं है। मैं ऐसी कौन सी माँ को ढूंढूं जो अपने बच्चे को मुझे सौंपने के लिए तैयार हो जाए। मोहिनी परेशान होकर धरती लोक पर एक गांव की तरफ जा रही होती है। तभी उसे 2 गांव वाले बातें करते हुए सुनाई देते हैं। अरे देखो देखो, बेचारी कुंती के पति का साया सिर से उठ गया। अब वह विधवा भला अपनी 3 बेटियों की परवरिश अकेले कैसे करेगी? हाँ हाँ, सच में भाई, एक तो पति चला गया, ऊपर से 3 बेटियों की जिम्मेदारी। इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। वही दूर खड़ी मोहिनी उनकी सारी बातें सुन लेती है। मुझे मेरी महामाया नगरी के लिए नया वारिस मिल गया है। मोहिनी वहाँ से निकलकर सीधे कुंती के घर आ जाती है, जहाँ कुंती अपनी बेटियों की फिक्र में परेशान बैठी होती है। कुंती, मुझे पता है कि तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें अपने बेटियों को पालने के लिए धन की सख्त जरूरत है। तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। क्यों नहीं महारानी, मैं अपनी बेटियों का पेट भरने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हूँ। फिर कुंती अपनी बेटियों को लेकर मोहिनी के साथ वहाँ से निकल पड़ती है और उस सुनहरे दरवाजे को पार करके महामाया नगरी में आ जाती है। यहाँ चारों तरफ सोना चांदी देखकर कुंती दंग रह जाती है। अरे, इतना सारा सोना चांदी! मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। मोहिनी सामने से ढेर सारे सोने के पत्ते इकट्ठे करके कुंती के हाथों में थमा देती है। तुम्हें जितना धन चाहिए मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हारी 3 बेटियों में से जो सबसे छोटी बेटी जुएंसा है, वो मुझे इस महामाया नगरी की अगली वारिस के रूप में चाहिए। तुम्हारी दोनों बड़ी बेटियों को ढेर सारा धन मिलेगा, पर तुम्हारी इस छोटी बेटी को हमेशा इस दुनिया की सेवा में अपना जीवन बिताना होगा। एक माँ के लिए अपनी बेटी को छोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन अपनी इस भयानक गरीबी में अपनी बेटियों की जिंदगी घुट घुट कर जीने देने से अच्छा है कि मैं आपकी ये शर्त मान लूं। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। मैं अपनी छोटी बेटी जुएंसा को इस दुनिया की वारिस के रूप में
सौंपने के लिए तैयार हूँ। बस इसीलिए जुएनसा मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, पर तुम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए तुम्हें मनाने के लिए मुझे तुम्हारे पूरे गांव को यहाँ कैद करना पड़ा, क्योंकि अगर तुमने इस महामाया नगरी को दिल से स्वीकार नहीं किया तो ये नगरी पूरी तरह टूट जाएगी और ना चाहते हुए भी तुम्हारे गांव के सभी बेकसूर लोग मारे जाएंगे। मेरे उस पुराने पाप की सजा इन सब को भुगतनी पड़ेगी। आपकी एक छोटी सी गलती की सजा आज इन सब निर्दोष लोगों को भुगतनी पड़ रही है, और मेरी माँ ने भी जो किया वो बस अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए ही किया था। अगर मेरे एक फैसले से इन सब मासूमों की जिंदगी बच सकती है तो ठीक है, मैं इस महामाया नगरी को स्वीकार करती हूँ और इसकी वारिस बनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। क्या सच में जुएनसा? मुझे मंजूर है, क्योंकि अब मैं वापस उस दुनिया में जाकर भी क्या करूँगी? मेरी माँ तो अब इस दुनिया में रही नहीं, और मेरी दोनों बहनें भी धन के लालच में आकर मुझे अकेला छोड़ चुकी है। इसीलिए मैं इस फैसले को स्वीकार करती हूँ। इतना कहते ही जुएनसा की आंखों में एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरता है। अचानक चारों तरफ एक तेज जादुई रोशनी फैल जाती है। देखते ही देखते सोने की महामाया नगरी गायब हो जाती है और एक साधारण से बेहद खूबसूरत गांव में बदल जाती है। ये सब क्या हो गया? ये सोने की नगरी कहाँ गई? क्या सच में लगता है इस महामाया नगरी पर जो बरसों पुराना श्राप लगा था वो पूरी तरह से मिट गया है। तभी दूर से व्योम भागता हुआ मोहिनी के पास आता है। मासी, मासी, देखिए सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे परिवार के जितने भी लोग श्राप के कारण पत्थर की मूर्ति बन चुके थे, वे सब फिर से इंसान बन गए हैं। देखा जुएनसा बेटी, तुम्हारी इस नेक दिली और त्याग ने आज इतने वर्षों पुराना श्राप हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मेरे उस दिन के क्रोध ने मेरे पूरे परिवार को पत्थर की मूर्ति बना दिया था, पर आज तुम्हारी दया के सागर ने सबको इस श्राप से मुक्त कर दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। जुएसा, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। बस मैं अपनी मासी के साथ मिलकर ना चाहते हुए भी यह सब करने पर मजबूर था। यानी महारानी मोहिनी आपकी मासी थी? हाँ जुएनसा, ये सब मैंने और व्योम ने तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए किया था। ये सब बस एक नाटक था ताकि तुम्हारी परीक्षा ली जा सके, और आज सब कुछ ठीक हो गया। महल के पीछे छिपी खड़ी दोनों बहनें ये सारी बातें सुन लेती है। जुएनसा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों धन के लालच में आकर अपनी सगी बहन के प्रेम को ही भूल बैठे। हाँ जुएनसा, हमें अपने ये पर बहुत पछतावा है, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, बहनों में अक्सर गलतफहमियां तो होती ही रहती है, लेकिन मैं आप लोगों को आज भी अपने सच्चे दिल से अपनी बहनें मानती हूँ। अब यह श्रापित नगरी एक खुशहाल जगह बन गई है बेटी, और आज से इसकी असली मालकिन तुम रहोगी, क्योंकि तुम्हारी बदौलत ही ये श्रापित नगरी अब एक वरदान नगरी में बदल गई है। आप जैसा ठीक समझे महारानी, मुझे स्वीकार है। फिर जुएनसा अपनी दोनों बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वही मोहिनी फिर से उस नगरी को सच्चाई के रास्ते पर ले जाकर हमेशा के लिए अमन और शांति स्थापित कर देती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी और प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।